देखिएगा, आज का टॉपिक है हमारा शुरू हो रहा, वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो बॉडी का सबसे बड़ा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज द थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ही हमारे पास बेसिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो लार्जेस्ट है हमारे पास में, दैट इज थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और थायराइड हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखिएगा अब क्या लिखता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज बेसिकली सिचुएटेड एट दी लेट्रोवेंट्रल साइड ऑफ द जॉइंट ऑफ ट्रैकिया एंड लैरिंग्स इन द नेक रीजन ऑफ द मैन। तो आपके पास में जहां पर ट्रैकिया का पहला हिस्सा जो आपके पास लैरिंग्स कहलाता है, तो लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में जो जहां पर जॉइंट बन रही है उसके लेट्रोवेंट्रली आपके पास प्रेजेंट है ये पर्टिकुलर ग्लैंड। ये एक एच शेप्ड ग्लैंड है, अगर आपको यहां पर भी दिखाई पड़े तो ये पर्टिकुलर एक एच शेप्ड ग्लैंड आपको नजर आएगी। ठीक है, और ये बेसिकली बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब हुआ ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई। तो ये एक लोब दूसरी लोब के साथ में आपके पास कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द isthmus। तो देखिएगा मैंने क्या चीज कही, आपके पास लेट्रोवेंट्रली प्लेस्ड है ये पर्टिकुलर ग्लैंड एट अ जॉइंट ऑफ द ट्रैकिया एंड दी लैरिंग्स। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया का जहां पर जॉइंट है उसके लेट्रोवेंट्रल साइड्स के ऊपर आपके पास ये पर्टिकुलर ग्लैंड आपको नजर आएगी। ये बाइलोब्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? बाइलोब्ड मीन बाय दो लोब हैं, तो एक राइट साइड पर, एक आपके पास लेफ्ट साइड पे ऊपर दो ग्लैंड दो लोब्स हैं। ये दो लोब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द isthmus। अब ये जो लोब्स हैं ये आपके पास में जिस isthmus इससे कनेक्टेड हैं, ये नॉन ग्लैंडुलर बैंड है। ये बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू से आपके पास ये दो लोब एक दूसरे के साथ में आपको ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। isthmus कोई भी हार्मोन नहीं बनाएगा, ये जो आपके पास लोब्स हैं दोनों, यही आपके पास हार्मोन को सिक्रीट कर कर देंगी। तो याद कर कर चलिएगा, एच शेप्ड ग्लैंड है या बटरफ्लाई शेप्ड हम इसको ग्लैंड को कहते हैं। अब देखिएगा ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है इसके अंदर दो तरह के आपको सेल मिलते हैं। एक सेल का नाम है फॉलिकुलर सेल और दूसरे का नाम है पैराफॉलिकुलर सेल। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आप इस सेकंड वाले डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहां पर लिखे हैं फॉलिकल सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा ऑफ द लोब्यूल। लोब्यूल का मतलब हुआ एक सिंगल आपके पास जो पर्टिकुलर लोब के इनसाइड में कैटेगराइज्ड है उसको हमने लोब्यूल कहा। तो ध्यान दीजिएगा इस लोब्यूल में आपके पास थायराइड फॉलिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और यहां पर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में थायराइड ग्लैंड में यहां पर दूसरे सेल भी दिखाए हुए हैं जिनका नाम है पैराफॉलिकुलर सेल। तो दो तरह के आपके पास सेल्स इस पर्टिकुलर ग्लैंड में नजर आएंगे। एक आपके पास थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं और दूसरे पैराफॉलिकुलर सेल। दोनों आपके पास हार्मोन बनाते हैं लेकिन डिफरेंट तरह के आपके पास हार्मोन बनाते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए सारी चीज तो फिर से याद नहीं हो पाती है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिएगा पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो आपको ध्यान देते हुए चलनी है वो है आपके पास में इन दोनों सेल से एग्जैक्टली में कौन से हार्मोन बने और क्यों बने। तो देखिएगा क्या चीज लिखी हुई है, जरा यहां पर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप एक बार पर्टिकुलरली देखें तो ये देखिएगा एक लोब के बारे में डिस्कशन, ये दूसरी लोब, बीच में आपके पास isthmus है। isthmus को हमने कह दिया कि ये बेसिकली एक तरह से नॉन ग्लैंडुलर आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये कनेक्टिव टिश्यू से आपके पास बना हुआ है। अब दूसरे वाले डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स को आप देखें तो यहां पर एक प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है जो फॉलिकल के इनसाइड में है। उस प्रोटीन का नाम है थायरोग्लोबुलिन या थायरोनिन। ठीक है जी, अब देखिएगा फॉलिकल के इनसाइड में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रोटीन पड़ी हुई है जिसका नाम थायरोग्लोबुलिन है। अब ये थायरोग्लोबुलिन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीनियस होती है नेचर के अंदर। अब ये थायरोग्लोबुलिन करती क्या है उसके बारे में जरा हमारे को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर इस वाले किसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये चीज हमारे पास अवेलेबल हो। चलेगा, इन वाले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में नहीं है पर कोई बात नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। देखिएगा हमें ये एक चीज मालूम है, जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को शुरुआत में पढ़ने की कोशिश की थी तो हमने कहा था जो हार्मोन होते हैं उनका नेचर बहुत सारा हो सकता है। जैसे आपके पास कुछ प्रोटीनियस हो सकते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, कुछ स्टेरॉइड बिहेवियर शो करने वाले आपके पास में हार्मोन आपके पास हो सकते हैं। तो देखिएगा ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ही बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है जो आपके पास में थायराइड के ग्लैंड के आपको हार्मोन बनाकर दे सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है
कि आपके पास दो तरह के सेल हैं, एक फॉलिकुलर और दूसरे पैराफॉलिकुलर। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो बेसिकली आपके पास दो हार्मोन आपको बनाकर देते हैं, जिसको बेसिकली हम T3 या T4 कहते हैं। तो देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंटली ये चीज मार्क की है, ट्राई आइडोथायरोनिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन। इस टेट्रा आइडोथायरोनिन को ही हम बेसिकली थायरॉक्सिन का नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यह मालूम है कि थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनैलिटी है वो एक मिनरल के ऊपर डिपेंड करती है या एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका नाम है आयोडीन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आयोडीन की एक यूनिट आपके पास में थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ में कंबाइन करेगी तो हम उसको कहेंगे मोनो आइडो टायरोक्सिन। उसके बाद में अगर दो यूनिट आपके पास में कंबाइन की, मीन बाय दो आपके पास आयोडीन की यूनिट जो है वो एक आपके पास थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन की है तो हम कहेंगे डाई आइडो टायरोसिन। उसके बाद अगर आपके पास में यह चीज हुई कि आपके पास आयोडीन जो है और उसके साथ में आपके पास में थायरोग्लोबुलिन की यूनिट कंबाइन की, तो तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल आपके पास कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ में, थायरोग्लोबुलिन के साथ, तो हम कहेंगे बेसिकली ट्राई आइडोथायरोनिन है। अब देखिएगा टेट्रा आइडोथायरोनिन कैसे बनती है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास में दो डाई आइडोटायरोसिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तब जाकर आपके पास टेट्रा आइडोथायरोनिन नाम की एक पर्टिकुलर प्रोटीन तैयार होती है, जिसको हम एज एन हार्मोन का बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। तो ये चीज पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा कि आयोडीन जो है it is an element which is required for the formation of a hormone that is basically tetraiodothyronine and the tetraiodothyronine which are functional in your body। जो आपके पास मोनो और डायो हैं वो आपके पास में एज सच में कोई फंक्शनैलिटी यहां पर परफॉर्म करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने ध्यान देनी है। चलिएगा, दूसरा एक और आपके पास में सेल है जिसका नाम है पैराफॉलिकुलर सेल। ये पैराफॉलिकुलर सेल आपके पास थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का यूज नहीं करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये पैराफॉलिकुलर सेल डायरेक्टली आपको एक प्रोटीन सिक्रीट कर देते हैं जिसको थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं या कैल्सिटोनिन कहते हैं। तो आपके पास वही एक हार्मोन है जो आपके पास पैराफॉलिकुलर सेल ने को रिलीज कर दिया, जिसको कैल्सिटोनिन कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है जी ये। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास थायराइड ग्लैंड के द्वारा जितने भी आपके पास हार्मोन बनाए गए, चाहे वो आपके पास ट्राई आइडोथायरोनिन हो या टेट्रा आइडोथायरोनिन हो या आपके पास बेसिकली कैल्सिटोनिन हो, ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड उन पर्टिकुलर हार्मोन को तब तक स्टोर कर रखती है जब तक बॉडी की उन हार्मोन की कोई रिक्वायरमेंट एज सच में नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट है आपके पास यहां पर हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि हम ट्राई आइडोथायरोनिन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो मेन हार्मोन है जिसके बारे में हमें फंक्शनैलिटीज को डिस्कशन में लाना है वो है आपके पास में थायरॉक्सिन। टेट्रा आइडोथायरोनिन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो एक चीज आपने पक्का से ध्यान देनी है, हम जितने भी फंक्शनैलिटीज यहां पर देखने वाले हैं फॉलिकुलर सेल से रिलेटेड, वो आपके पास में थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में देखेंगे, टेट्रा आइडोथायरोनिन के बारे में हम नहीं देखेंगे, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द T3। तो देखिएगा ये जो थायरॉक्सिन है ये बेसिकली क्या रोल प्ले करता है। तो पहला रोल है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस में आपको हेल्प कर देना। तो ग्रोथ कितने लेवल पर कर सकता है, फिजिकल ग्रोथ भी करवाने में हेल्प कर सकता है, सेक्सुअल ग्रोथ भी करवाने में हेल्प कर सकता है और मेंटल ग्रोथ भी आपके पास में करवाने में हेल्प करता है। तो देखिएगा फिजिकल ग्रोथ में जो स्केलेटल मसल की ग्रोथ होती है, मस्कुलर आपके पास एक्टिविटीज हैं या विसरल ऑर्गन्स की आपके पास एक्टिविटीज हैं, इन सभी एक्टिविटीज को करवाने के लिए आपको थायरॉक्सिन की जरूरत होती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग लिखी है मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो लार्वल स्टेज है उस लार्वा से अडल्ट बनना। तो लार्वा से अडल्ट बनने के लिए बेसिकली थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट है और ये मेनली आपके पास थायरॉक्सिन जो है वो एम्फीबियंस रिक्वायर करते हैं, क्योंकि एम्फीबियन में आपने ये चीज पढ़ी होगी जो बेसिकली टेडपोल लार्वा होती है जिससे आपके पास लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर आपके पास फ्रॉग बनता है। तो आपके पास टेडपोल का जो बेसिकली है वो आपके पास में तभी फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होगा जब बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन उसकी बॉडी में अवेलेबल होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि थायरॉक्सिन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है, तो टेडपोल जो है लाइफ लॉन्ग टेडपोल रह जाएगी, वो आपके पास में फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ध्यान देते हुए चलना है कि मेटामॉर्फोसिस यहां पर स्पेसिफिकली हम रिलेट कर चल रहे हैं एम्फीबियन से, और एम्फीबियन में बेसिकली टेडपोल के लार्वा को कन्वर्ट होने के लिए आपके पास में फ्रॉग के अंदर इस पर्टिकुलर हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होगी। अब देखिएगा
एक क्वेश्चन आपके पास में बीएचयू के अंदर पूछी गई थी, आप कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस का नाम बताइए जो थायरॉक्सिन तो अगर प्रोड्यूस होती भी हो तो, लेकिन थायरॉक्सिन का अगर एक्शन नहीं होगा तो भी मेटामॉर्फोसिस की एक्टिविटी आपके पास परफॉर्म नहीं होगी। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं तो बेसिकली आपके पास थायरॉक्सिन अगर प्रोड्यूस हो भी रही है तो उसके एक्शन को नहीं होने देंगे। तो वर्ड बहुत वहां पर एक इंपॉर्टेंट यूज किया गया था, वो था थायोयूरिया कंपाउंड, THIOUREA। तो थायोयूरिया कंपाउंड जो है वो आपके पास में जो थायरॉक्सिन हार्मोन जिन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करता है, उन टारगेट ऑर्गन के जो बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए थायोयूरिया कंपाउंड जो है वो आपके पास कॉम्पीट करते हैं और थायरॉक्सिन को आपके पास उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ नहीं चिपकने देते हैं। और अगर बेसिकली वो आपके पास हार्मोन उस रिसेप्टर से नहीं चिपकेगा तो आपके पास एक्शन नहीं होगा। तो सिंपली थायोयूरिया कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास थायरॉक्सिन के बिल्कुल एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं हो पाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान देनी है, थायरॉक्सिन के एक्शंस को कॉम्पीट करने के लिए आपके पास एक और पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे डाइटरी रिसोर्सेज में ही अवेलेबल होती है, जिसको बेसिकली कैबेज कहते हैं। तो कैबेज जो है वो आपके पास जो लोग कंज्यूम करते हैं उन लोगों के अंदर भी बेसिकली आपके पास थायरॉक्सिन हार्मोन का एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाती है, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर पाता है उस समय के लिए जब तक बॉडी के अंदर बेसिकली वो कैबेज की पर्टिकुलर मात्रा बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है। तो ध्यान देते हुए चलेगा, डाइटरी इंटेक में भी कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन जो है उसकी अगर आपके पास एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है तो भी बेसिक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेगी, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्सुअल ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे विसरल ऑर्गन्स की वर्किंग आपको नजर आए। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक और चीज है, देखिएगा क्या लिखता है, सम एम्फीबियन लार्वा, चाहे वो एम्बाइस्टोमा है या नेक्ट्यूरस है, वो आपके पास में डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू एन अडल्ट एंड दीज लार्वल स्टेजेस स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग विदाउट गेनिंग अडल्टहुड, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द पेडोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, जब हम बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर स्पेशल आपके पास स्टेज है, उसके अंदर हम बेसिकली इस चीज को पढ़ाते हैं कि पेडोजेनेसिस क्या होती है। तो पेडोजेनेसिस में क्या होता है, जो लार्वा आपके पास में लार्वल स्टेज में ही रह जाता है वो आपके पास लेटर ऑन आपके पास एज एन लार्वल फॉर्म ही रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है विदाउट गेनिंग द अडल्टहुड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन की कमी होने पर अगर लार्वा जो है वो अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट नहीं भी होगा तो भी रिप्रोडक्शन उसके अंदर अभी भी हो रही होगी और उस प्रोसेस को हम बेसिकली पेडोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चल। अब दूसरी बात आती है जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो देखिएगा, जनरली हम ये कहते हैं कि जो थायरॉक्सिन होती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए या रेगुलेट करने के लिए चाहिए। चलिए इसको मैं बहुत नॉर्मल वे में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बेसल मेटाबॉलिज्म क्या हो। तो बेसल मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आती हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। देखिए बॉडी के अंदर दोनों प्रोसेसेस का होना जरूरी है और दोनों प्रोसेसेस अगर नहीं होंगी तो आपके पास कभी भी वर्किंग एफिशिएंसी बॉडी की नहीं आएगी। देखिए जब भी आप बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया, मान लो कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन दे आर गेटिंग ब्रेक डाउन इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि फूड ब्रेक डाउन हुआ। अब मान लीजिए आपके पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलरली कह दिया जैसे ग्लाइकोजन है, तो मान लीजिए अगर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करने पर ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज क्या हुआ, यहां पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल हुआ। जब डाइजेशन का हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने यही कहा था कि डाइजेशन क्या होती है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल का बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्जन हो जाना। तो ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म में पहला स्टेप हमेशा कैटाबॉलिज्म ही रहेगी। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो बिगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करेगी ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन करना बॉडी को आसान हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रोसेस आती है एनाबॉलिज्म। तो अगर आपको एक चीज ध्यान हो तो मैंने डाइजेशन के अंदर एक वर्ड यूज किया था जिसको हमने वर्ड यूज किया था दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, हमने कहा था कि जिस पर्टिकुलर आपके पास इंग्रेडिएंट की मात्रा बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा हो गई है या बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट उस समय नहीं है, तो उस पर्टिकुलर बायो माइक्रोमोलिक्यूल को वो किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर आपके पास इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और उससे वही मॉलिक्यूल वापस से तैयार करने की कोशिश करेगी जिसका ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ग्लाइकोजन आपके पास ब्रेकडाउन की है इनटू अ ग्लूकोज,
तो आपके पास ग्लूकोज अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उसी ग्लूकोज को बेसिकली वापस से बॉडी ग्लाइकोजन के अंदर आपके पास कन्वर्ट करती है। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते थे, और वही ग्लूकोज आपके पास में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन आपकी स्केलेटल मसल या लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो देखिएगा, अब ये जो थायरॉक्सिन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली कर रहा है उस कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या हुआ, वो जो एसिमिलेशन की प्रोसेस हुई, वापस से जो कन्वर्जन हुआ, तो इन दोनों प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए आपको बेसिकली इस थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर थायरॉक्सिन की मात्रा बॉडी के अंदर थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास में उसी थायरॉक्सिन की बॉडी के अंदर कमी हो जाए, तो थायरॉक्सिन की मात्रा अगर कम हो गई तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज कही कि किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के बिना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल होगी, उतना ही बेटर वे के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं और आपको एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गया जी। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी is maintained by the thyroxine, but oxygen is required by the organ in order to break down that particular ingredient which you are consuming. देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि थायरॉक्सिन को अपना फंक्शन अच्छे से करने के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आपके पास करवाना बॉडी के सेल के अंदर जरूरी होता है। इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें कि थायरॉक्सिन हार्मोन तभी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा जब सेल के इनसाइड में उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अब देखिएगा, ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन तो बेसिकली ब्लड में है। ब्लड आपके पास कौन सा हुआ, तो फिर बेसिकली ऑक्सीजनेटेड। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी सेल के पास पहुंचेगा, उतना ज्यादा बेटर वे में आपके पास थायरॉक्सिन हार्मोन वर्क कर सकेगी। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपके पास बॉडी तभी मेंटेन कर पाएगी जब बेसिकली आपके पास आपका हार्ट बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा होगा। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलेगा। अब देखिएगा, मान लीजिए जब भी कोई कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं तो हमेशा आपके पास एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। तो एनर्जी अगर आपके पास लिबरेट होगी तो हमारी बॉडी में उस एनर्जी की लिबरेशन जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उस फॉर्म में आपको नजर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी की आपके पास बढ़ेगी, तब तब आपके पास बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बॉडी का टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा तो उसको एक इनडायरेक्ट वे में आप ध्यान दीजिए तो वेट लॉस होती है। अब वेट लॉस क्यों हुई, देखिए, किसी पर्टिकुलर जगह पर सेल के इनसाइड में मान लीजिए कोई जो मॉलिक्यूल आपके पास एंटर किया था, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कर गई थी, ग्लूकोज बन गया था, ग्लूकोज सेल के अंदर आपके पास एंटर करवा दिया इंसुलिन ने। अब उस ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की आपके पास प्रेजेंस में वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन कर गया। अब मान लीजिए बॉडी के अंदर जितनी मात्रा के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो वो सेल के अंदर अगर जल्दी जल्दी से एंटर कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं। मीन बाय ये हुआ कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास स्टोरेज फॉर्म पर्टिकुलर उस ग्लूकोज की इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अवेलेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत फास्टर आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। जितना रिसोर्स बॉडी के अंदर अवेलेबल होगा, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती रहेगी और बॉडी का वेट लगातार लूज होता रहेगा। तो ध्यान देते हुए चलिएगा कि अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने अभी कह दिया एनर्जी प्रोडक्शन होगी और एनर्जी लिबरेट होगी, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज मैंने कह दी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोई भी रिसोर्सेज बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। जब भी आप खाना नहीं खाएंगे तो उस दौरान में बॉडी आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को ब्रेक डाउन कर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी और बॉडी हमेशा वेट को लूज करती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पक्का ध्यान देते हुए चलिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमने कहा कि हीट जो है वो एग्जैक्टली में आपके पास प्रोड्यूस होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हमने ये चीज कही कि आपके जो फूड इंग्रेडिएंट आपने कंज्यूम किए हैं वो इसी थायरॉक्सिन की मदद से कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको एनर्जी तो मिलती ही मिलती है।
इसीलिए इस थायरोक्सिन को बेसिकली हम कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। कैलोरीज मिल रही है ना आपको, कहीं ना कहीं एनर्जी तो मिल रही है, तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर हो गई जी मेरी बात यहां तक? तो ध्यान दीजिएगा, जो थायरोक्सिन है वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह का आपके पास हार्मोन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट ज्यादा चीज है, ब्रेकडाउन होना या आपके पास में बनना? तो ध्यान दीजिएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा बड़ी प्रोसेस है, क्योंकि जब तक आपके पास एनाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक बेसिकली बॉडी की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो आपके पास जो थायरोक्सिन है वो ज्यादा बेटर एक्टिविटी एनाबॉलिज्म की करता है और कम बेटर एक्टिविटी आपके पास कैटाबॉलिज्म की करता है। लेकिन कुछ बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल नेचर इस तरह से मेंटेन करने की कोशिश करती है कि जरूरत से ज्यादा कैटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा भी एनाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा ऐसा है कि नेचर ने थायरोक्सिन को कुछ ये रोल ये दे रखा है कि एनाबॉलिज्म आपका डोमिनेंट रहेगा एज कंपैरिजन टू अ कैटाबॉलिज्म। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अलग अलग लेवल के ऊपर हमने यहां पर मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा हुआ। देखिए, जैसे मान लीजिए फैट का मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की है, तो देखो क्या लिखता है, enhances enzyme activity both synthesis and predominantly catabolism of the cholesterol। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट का कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना। तो ऑक्सीजन जब तक बेसिकली जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहेगी तब तक तो आपके पास जो जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर फैट है वो ब्रेक डाउन होता रहेगा। लेकिन उस फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी आपकी थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट है। अगर थायरोक्सिन नहीं होगी तो वो कोलेस्ट्रॉल आपके पास ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चल। दूसरा, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया कि हमने ये कहा कि ये कैलोरीजेनिक हार्मोन होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन लगातार होता रहेगा तो आपके पास ब्लड शुगर इंक्रीज करती रहेगी, जो मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था कि अगर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रही है तो आपके पास ग्लूकोज बनती है, तो ग्लूकोज ब्लड में जाएगा तो शुगर का लेवल आपके पास ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक डायबेटोजेनिक हार्मोन है, अगर जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होता रहे। क्लियर हो गई जी? उसके बाद देखिएगा प्रोटीन के ऊपर मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का भी कहीं ना कहीं वापस से सिंथेसिस होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपके पास नॉर्मली जितनी क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन होती रहती है तो वो एनाबॉलिज्म का जो इफेक्ट है वो ज्यादा लेकर आता है और कैटाबॉलिक इफेक्ट कम लेकर आता है। इसीलिए ग्रोथ बॉडी की हो रही है। अगर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता ना तो आपकी ना मसल ग्रो करती, ना तो बेसिकली आपके पास में पर्टिकुलर जो आपकी बोन्स हैं वो ग्रो करती। तो ध्यान दीजिएगा, ना लंबाई बढ़ती ना तो बेसिकली पर्टिकुलर कोई और ग्रोथ आपके पास बॉडी के अंदर हो पाती। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे तो एनाबॉलिक इफेक्ट हमेशा कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगा थायरोक्सिन हार्मोन का। क्लियर हो गई जी ये भी बात? चलेगा, जो पीछे मैंने आपको कुछ बात बताई उसके बारे में थोड़ा सा और मैं क्लैरिफिकेशन देखिएगा। जब हमने आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कशन किया था तो उस दौरान भी मैंने ये चीज कही थी। देखिएगा जरा इस थर्ड वाले पॉइंट के अंदर, और इंडिविजुअल सिस्टम जिसके अंदर हार्ट के बारे में ये बात करता है। देखिए, जब जब थायरोक्सिन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो हार्ट बीट आपके पास इंक्रीज करती है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। याद आया? तो मैंने कहा था कि जब जब मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा बॉडी में होगी तो मेटाबॉलिज्म तभी ज्यादा हो सकती है जब उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो। तो वो ऑक्सीजन कहां से आई जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? तो वो आया हार्ट से। तो जब जब आपके पास में थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज करती है, और हमें मालूम है जब जब हार्ट रेट आपके पास इंक्रीज होगी तब तब कार्डिक आउटपुट जो है वो बॉडी की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई द हार्ट रेट। तो सिंपली लॉजिक है कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो कार्डिक आउटपुट सडनली आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और ये सारा का सारा काम अगर आपके पास थायरोक्सिन बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है तो आपके पास ये सारा काम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके पास होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान देना है। इसके अलावा देखिएगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। देखिए, नॉर्मल क्वांटिटी में जब भी ये प्रोड्यूस होगा तो यही चीज करेगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके पास मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पीरियड जो है वो शॉर्टर होना शुरू हो जाएगी, हार्ट रेट आपके पास
इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिएगा एक लास्ट पार्ट के अंदर लिखा है इट रेगुलेट द हार्ट बीट बिकॉज इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द एसए नोड। देखिएगा डायरेक्ट एक्शन किसके ऊपर है, एसए नोड के ऊपर। और एसए नोड क्या करता है, आपके पास में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके पास जनरेट होती है 70 टू 72 टाइम्स पर मिनट। लेकिन अगर मान लीजिए जरूरत से ज्यादा आपके पास थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो तो एसए नोड को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जरूरत से ज्यादा आपके पास हर्ट की हो जाएगी, इसीलिए हर्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसने किस तरह से आपके पास में इफेक्ट डाला, तो देखिएगा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नर्व फाइबर एंड देयर माइलिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा माइलिन शीथ की आपके पास जो पर्टिकुलरली फॉर्मेशन और उसकी जो सिंथेसिस आपके पास में है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेट करती हुई नजर आएगी और जो डेवलपमेंट आपके पास नर्व फाइबर्स की होती है वो भी इस थायरोक्सिन हार्मोन के बिना नहीं हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर इसने क्या इफेक्ट डाला, तो देखिएगा थायरोक्सिन बेसिकली इंक्रीज किसकी मोटिलिटी को कर रही है, जीआईटी की ना। तो देखिए जब भी जरूरत से ज्यादा आपके पास में थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर हो जाएगी तब चांसेस हैं कि डायरिया हो सकता है। अब देखिएगा नॉर्मली मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जिसकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा हो जाती है उसकी बॉडी का वेट जो है वो लूज हो जाती है। सिंपल सी आपने अपनी बॉडी के साथ भी एनालाइज किया होगा, जब भी किसी को डायरिया हो जाती है जरूरत से ज्यादा आपके पास पानी बॉडी से लॉस हो जाती है तो उस दौरान में वेट लॉस हो जाता है। तो देखिएगा यहां पर भी ये चीज हमने बताई हुई है कि जब भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर ये थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा अगर जो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो अगर एक्ट करना शुरू कर देगी तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। लेकिन देखिएगा जब भी आप डायरिया से रिकवर करते हैं तो उस दौरान में भूख जरूरत से ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। मीन बाय इनडायरेक्टली आपके पास में कहीं ना कहीं एपेटाइट को इंक्रीज भी करने वाला ये एक हार्मोन है थायरोक्सिन। क्लियर हो गया जी। अब लास्ट बात आपके पास बात आती है जब ब्लड के ऊपर इस पर्टिकुलर हार्मोन ने एक्ट किया तो देखिएगा ये काम क्या करेगा। थायरोक्सिन बेसिकली आपके पास मैच्योरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए रिक्वायर्ड है। मीन बाय एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है उसको करवाने के लिए आपको बेसिकली इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। विदाउट दिस हार्मोन आपके पास फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कि ये हार्मोन है। हमने कुछ विटामिन पढ़े थे, उन विटामिन के बिना भी आपके पास में कहीं ना कहीं फॉर्मेशन और मैच्योरेशन आरबीसी की नहीं हो सकती है। वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट है, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये ध्यान देते हुए चले ब्लड में बेसिकली थायरोक्सिन जो है वो आपके पास आरबीसी की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन है। अब देखिएगा ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये बेसिकली फीडबैक सिस्टम में आपके पास में रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ जब जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी कि ये जरूरत से ज्यादा चाहिए तो बॉडी कभी ना कभी इस हार्मोन को उस पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। और मान लीजिए जब जब बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा ये हार्मोन हो जाएगा तो बॉडी उसका लेवल भी कंट्रोल कर सकती है कि कम हो जाए। अब आपको अगर ये ध्यान हो तो हमने बेसिकली जब हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था तो हमने एक वर्ड पढ़ा था दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर आपको ध्यान हो तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस व्हिच इज अफेक्टिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दैट पर्टिकुलर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द हार्मोन। अब सिंपल लॉजिक है, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर जरूरत से अगर ज्यादा हो जाएगा तो थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपके पास जो हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाई जा रही है उसका एक्शन नेचर स्टॉप करवा देगी। हाइपोथैलेमस जो है उस पर्टिकुलर हार्मोन को उस समय रिलीज नहीं करेगा, उसकी जगह पर इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देगा ताकि पर्टिकुलर थायरोक्सिन का जो मात्रा है या आपके पास ट्राइआइडोथायरोनिन की जो मात्रा है उस लेवल्स को बॉडी के अंदर कम किया जा सके और जो पर्टिकुलर उन सर्टेन इंक्रीज की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं उनको हम कम करवा सके। तो ध्यान दीजिएगा हाइपोथैलेमस आपके पास एक तरह से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक आ रहा
ही है। तो ध्यान देते हुए चलेगा, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हुआ कि आपके पास किसी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला हार्मोन जरूरत से कम है, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर आपके पास वो हार्मोन है तो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा उसको कम करवाने की नेचर कोशिश करने वाली है, जिसको मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले ही। फिर से मैं एक बार बता दूं, हाइपोथैलेमस से आपके पास पर्टिकुलर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हार्मोन को रिलीज कर सके। ठीक है जी। अगर आपके पास रिलीजिंग हार्मोन का एक्शन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से वो हार्मोन आपके पास में या पर्टिकुलर एंटीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन आपके पास रिलीज नहीं होगी, थायराइड ग्लैंड अपना अच्छा से फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो उस हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पहले पूछे गए हैं। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा इसी पीछे वाली चीज को लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द रेट ऑफ थायराइड सिक्रीशन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा ही। क्लियर हो गया? और यही सारी चीज यहां पर भी लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं अगर किसी को पढ़ना हो। चलिएगा, अब आपके पास में इररेगुलरिटीज या कौन सी डिजीजेज एग्जैक्टली में प्रोड्यूस हो सकती हैं हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ दीज पर्टिकुलर थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। तो सबसे पहले देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हुआ? थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा जो है वो आपके पास कम प्रोड्यूस हो रही है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से। तो देखिएगा क्या लिखता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो होती है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती है। मान लीजिए आपको जेनेटिकली शुरुआत से ही बेसिकली आपके वो डिसऑर्डर है, या कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब सिंपली लॉजिक है, अगर आपके पास आयोडीन की मात्रा अगर आप कम कंज्यूम कर रहे होंगे तो ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ में वो आपके पास कंबाइन नहीं करेगा, डाईआइडो आपके पास थायरोनिन नहीं बनेगी, और डाईआइडो थायरोनिन के दो मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तो आपके पास थायरॉक्सिन बनेगी नहीं। तो सिंपल लॉजिक है कि कहीं ना कहीं अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो भी आपके पास ये हार्मोन हो सकता है, ये पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। और तो दूसरी, मान लीजिए आयोडीन की क्वांटिटी जितनी बॉडी के अंदर होनी चाहिए उतनी अवेलेबल तो है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सक्रीट हो जा रही है, तो मीन बाय बॉडी को फिर भी उतना आयोडीन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जितना उसको होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म आपके पास अगर चिल्ड्रन में होती है, चाइल्डहुड में अगर बेसिकली ये डिजीज होती है, तो इस पर्टिकुलर डिजीज को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं? क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म इज नथिंग बट अ हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज अकरिंग इन द चाइल्डहुड। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर डिजीज को हम पहचानेंगे कैसे? तो आपके पास पहचानने का तरीका है ये सिम्टम, उसके थिक लिप्स होंगे, प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब वो आपके पास उसकी जो टंग होगी उसकी लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई भी ज्यादा होगी, और टंग वो ज्यादातर आपके पास माउथ से बाहर निकाल कर रखते हैं। पॉट बेली, ऐसा लगेगा कि पेट फूला हुआ है। इल डिफाइंड सेक्स ऑर्गन्स होंगे, रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ड्वार्फ रहते हैं और आपके पास अगली नजर आते हैं। उनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो आपके पास कम नजर आएगी, इसीलिए रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट भी आपके पास कम नजर आती है, बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होती है, और ऐसे बच्चे आपके पास लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर स्टराइल निकलते हैं। तो ये पक्का से आपने ध्यान देना है कि आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म जो बचपन के अंदर हुआ उसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। सी फॉर सी याद रखिएगा, चाइल्डहुड में क्रिटिनिज्म हुई है। हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज अकरिंग इन द चाइल्डहुड लीड डाउन टू अ डिजीज दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द क्रिटिनिज्म, और ऐसे बच्चों को हम क्रिटिन का नाम देते हैं, जिसके अंदर सिम्टम जो मैंने आपको बताए ये सभी के सभी आपको नजर आएंगे। आप इस पर्टिकुलर यहाँ पर साइन और सिम्टम्स को भी यहाँ पर फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअल लेवल के ऊपर देख सकते हैं। फिजिकल लेवल के ऊपर जो स्केलेटल मसल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो बच्चा ड्वार्फ रह जाएगा। मस्कुलर एक्टिविटीज आपके पास अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगी, मसल्स वीक होंगी, विसरल ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास रिटार्डेड ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी, पॉट बेली जिसको हमने यहाँ पर दिखाया भी हुआ, बताया भी हुआ है। इसके अलावा मेंटल लेवल के ऊपर वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए, तो मेंटल ग्रोथ भी उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सेक्सुअल ऑर्गन आपके पास कहीं ना कहीं इल डिफाइंड है, और लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर ऐसे बच्चे जो है वो आपके पास स्टराइल निकलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए।
चलेगा। अडल्ट्स के अंदर बेसिकली अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसको हम बेसिकली मिक्स एडीमा कहते हैं। तो इसको गर्ल्स डिजीज का नाम भी दिया जाता है, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिएगा सिम्टम जो होंगे वो ऑलमोस्ट जो हमने बच्चे के अंदर पढ़े हैं वो सारे के सारे सिम्टम यहां पर भी नजर आएंगे, लेकिन कुछ और सिम्टम्स आपके पास यहां पर नजर आ सकते हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ द हेयर, उसके बाद में लूज एंड दी स्वोलन स्किन हो सकती है, डेपोजिशन ऑफ द एडिपोज टिश्यू, ठीक है जी, एंड म्यूकस बीनीथ द स्किन सो द बॉडी एज एन होल बिकम ओबीज। तो ऐसे बच्चे जो अडल्ट्स होते हैं आपके पास जिनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, वो ऐसे बच्चे जो वेट गेन कर लेते हैं। देखिए वेट गेन क्यों हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज के बारे में कहा था कि प्रोटीन का एनाबोलिज्म करवाने वाला हार्मोन थायरोक्सिन ज्यादा है और कैटाबोलिज्म की एक्टिविटी प्रोटीन की कम करवाता है, इसीलिए तो ग्रोथ हो रही है। अब मान लीजिए किसी की बॉडी के अंदर जरूरत से कम आपके पास में ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपकी जो पर्टिकुलर आप फूड को कंज्यूम कर रहे हैं वो उतना ब्रेकडाउन बॉडी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर फूड को ब्रेकडाउन करने के लिए वो आपके पास उतनी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसलिए बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा समय तक आपके पास में फूड इंग्रेडिएंट स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और उसी की वजह से आपके पास कहीं ना कहीं जो आपके पास बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर एसिमिलेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा, और वो पर्टिकुलर आपको ओबीज बनाने में कैपेबिलिटी रखते हैं। अब सिंपल लॉजिक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा कम हो गई, इसीलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट भी रिड्यूस कर जाएगी, हार्ट रेट भी रिड्यूस कर जाएगी जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस कर जाएगा, सेक्सुअल पावर भी आपके पास रिड्यूस कर जाएगी, और ऐसे जो आपके पास पर्टिकुलर अडल्ट्स होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। क्यों लग रही है जी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था शुरुआत की प्रोसेस जो है थायरोक्सिन हार्मोन की वो कैटाबोलिज्म है जिसमें हीट जनरेट होती है। अब कैटाबोलिज्म की प्रोसेस उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, हीट जनरेट बॉडी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी, इसीलिए ऐसे पर्संस को आपके पास अडल्ट्स को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, जितने भी मैंने फीचर्स यहां पर बताए हैं। अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपके पास मान लीजिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। जो आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर आपको बेसिकली उतनी आयोडीन नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो उस डिजीज को हम कहते हैं बेसिकली सिंपल ग्वाइटर या एंडेमिक ग्वाइटर। अब एंडेमिक वर्ड का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पास आयोडीन की कमी है। तो जो आपके पास हिमालयन रीजन है जहां पर हम लोग रहते हैं, यहां पर सॉइल के अंदर आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से बेसिकली आयोडीन जो है वो कंज्यूम करने पड़ती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो आपके पास हिमालयन रीजन के अंदर ही आपको मिलेगा, जो आपके पास इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे सॉइल के अंदर यहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा कमी है इस आयोडीन की, और इस आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास अपर हिमालयस के अंदर आप देखेंगे तो बेसिकली एंडेमिक या सिंपल ग्वाइटर जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की आपके पास स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड स्वेल क्यों कर रही है, देखो मान लीजिए आपके पास में नेचर की कोशिश ये है कि एग्जैक्टली में थायरोक्सिन हार्मोन जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको ज्यादा बनाते रहे। तो देखिएगा वो थायरोक्सिन हार्मोन तभी ज्यादा बनेगा सब सेल की माइटोसिस ज्यादा होगी, तो जरूरत से ज्यादा माइटोसिस आपके पास थायराइड ग्लैंड के अंदर हो गई और सेल का नंबर नेचर ने बढ़ाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपके पास थायराइड ग्लैंड जो आपके स्वेल कर जाएगी। ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये आपके पास जो क्रिटिनिज्म और मिक्स एडीमा है ये जरूर हो सकता है कि आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर हो, लेकिन ये आपके पास जो सिंपल ग्वाइटर या एंडेमिक ग्वाइटर है ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द आपके पास फूड। तो नेक जो है वो बेसिकली आपको स्वेल्ड दिखेगी और आपके पास कहीं ना कहीं ये डिजीज बेसिकली आपके पास तभी होती है जब आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो जब व्यक्ति आपके पास आयोडीन को जितनी मात्रा के अंदर उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा तो तब आपके पास बेसिकली आयोडीन की कोई कमी नहीं होती है। अब देखिएगा जो लोअर आपके पास पर्टिकुलरली कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उन लोगों को कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होती। क्यों जो आपके पास सी फूड खाने वाले लोग होते हैं उस सी फूड के अंदर जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द आयोडीन चाहिए होता है उसके अंदर आपके पास अवेलेबल होता है। तो जितने आपके पास कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, जो भी आपके पास सी शोर के ऊपर रहते हैं और सी फूड को कंज्यूम करते हैं, उन लोगों के अंदर कभी भी एंडेमिक ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर नाम की कोई भी डिजीज नहीं मिलती है। अब लास्ट डिजीज आती है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको नजर आई, जिसको हम कहते हैं हैशिमोटो डिजीज। अब देखिएगा
इस हैशिमोटो डिजीज को हम बेसिकली ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस भी कहते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं? ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। अब देखिए ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस का मतलब क्या? ये हैशिमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में आपके पास में हुआ क्या, हमारी बॉडी के पर्टिकुलर जो हार्मोन बनाने वाले सेल्स हैं उन्हीं को बॉडी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और उनके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी और उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को मार दिया जो एग्जैक्टली में आपको वो हार्मोन बनाकर दे रहे थे। तो देखिएगा लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि आपके पास जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं जो बेसिकली आपको थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाकर दे रहे थे, नेचर ने उन्हीं फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी ने उन्हीं फॉलिक्यूलर सेल्स के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया और उन्हीं एंटीबॉडीज ने उन्हीं फॉलिक्यूलर सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवा दी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो गई है। और जो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो जो आपके पास इफेक्ट हमने अडल्ट या चाइल्डहुड के अंदर पढ़े हैं वो आपको इफेक्ट नजर आएंगे। अगर ये डिजीज चाइल्डहुड में होगी तो बेसिकली आपको चाइल्डहुड वाले जो हमने सिम्टम्स बताए हैं वो नजर आएंगे, और अगर आपके पास अडल्ट्स में आपके पास डिजीज होगी जिसको मिक्स एडिमा कहा है तो अडल्ट के अंदर जो सिम्टम हमने बताए वो आपको नजर आएंगे। लेकिन ये डिजीज एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है कि आपके पास में ऑटो इम्यून नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर कुछ एक एंटीबॉडीज नेचर ने, हमारी बॉडी ने खुद से ही प्रोड्यूस कर दी हैं, जिसकी वजह से फॉलिकुलर सेल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हार्मोन आपके पास बन ही नहीं रहा है एग्जैक्टली में, इसीलिए डेफिशिएंसी नजर आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, हैशिमोटो डिजीज की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन नहीं है। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हुई है, जिसकी वजह से हैशिमोटो थायरोडाइटिस हुई है। ये आपको ध्यान देते हुए चलना चलेगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर आती है जिसको हम हाइपर सिक्रीशन की वजह से पढ़ते हैं, मीन बाय हाइपर थायरोइडिज्म है। तो देखिएगा हाइपर थायरोइडिज्म में क्या होगा, सिंपल लॉजिक है। देखिएगा जरूरत से ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी, और जरूरत से ज्यादा अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गई तो हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाएगी, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो ग्लूकोज होगी इंटेस्टाइन से वो भी ज्यादा हो जाएगी, जीआईटी की मोटिलिटी भी आपके पास इंक्रीज कर सकती है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास हाइपर थायरोइडिज्म में हो सकती हैं। अब देखिएगा ये जो पर्सन है आपके पास, जिन लोगों को हाइपर थायरोइडिज्म हो जाती है, इन लोगों के साथ में हो क्या रहा है। देखिए जो ये खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके पास खाना जो है बेसिकली जो फूड इंग्रेडिएंट है वो बहुत जल्दी बॉडी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, और जरूरत से ज्यादा जब ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी का आपके पास बेसिकली क्या होगा, लॉस होने वाला है। तो ऐसे लोगों का बॉडी टेम्परेचर हमेशा जरूरत से ज्यादा बना हुआ रहता है। ये एक चीज होगी जी, क्योंकि आपके पास उन लोगों की चीफ कंप्लेंट क्या होगी, मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो बहुत ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है ऐसे पर्सन को, क्योंकि उनकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो जरूरत से ज्यादा हो गई है। तो शुरुआत की पहली प्रोसेस दैट इज कैटाबोलिज्म वो जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो गई है। अब जरूरत से ज्यादा जब होना शुरू हो गई है तो आपके पास बॉडी से हीट जो है वो लॉस हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज कर गया। तो सिंपल लॉजिक हो गया जी। दूसरी चीज मैंने ये कहा था, जो खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं वो खाना बहुत तेजी के साथ में आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिसकी वजह से एसिमिलेशन हो सके। तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी का वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, यू विल लूज द वेट अगर आपकी बॉडी में हाइपर थायरोइडिज्म हो जाती है। तो जिन लोगों को अगर आपके पास हाइपर थायरोइडिज्म है उनकी दो चीफ कंप्लेंट बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। एक कि मुझे बहुत ज्यादा आपके पास गर्मी लगती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर मेरा रेज्ड रहती है, और दूसरी चीफ कंप्लेंट होती है ऐसे लोगों की कि मेरे कुछ दिनों से आपके पास ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी बॉडी का वेट जो है वो लूज हुआ, कपड़े मेरे को ढीले हो गए हैं। तो आपके पास ये बहुत कॉमन सिम्टम जो है पेशेंट आपके पास में बताने के लिए आएगा कि मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और आपके पास बहुत मेरे जो कपड़े हैं वो ढीले हो गए हैं। क्लियर हो गया जी। अब आपके पास में इस हाइपरथायरोइडिज्म की वजह से स्पेसिफिक डिजीज हम लिखते हैं उसको कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज या बेस्डो डिजीज या थायरोटॉक्सिकोसिस। देखिएगा जिन लोगों के अंदर ये डिजीज होती है उनको बहुत आसानी से पहचानने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, एक तो चलो मान लो उसने सिम्टम्स बताया आकर, लेकिन मान लीजिए अगर हमने ये चीज देखनी हो किसी डॉक्टर ने कि एग्जैक्टली में ऐसा कोई पर्टिकुलर साइन है उसकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम ये कहें कि उसको बेसिकली हाइपरथायरोइडिज्म हो गई है, तो वो है एक्सोपैथेल्मिया। एक्सोपैथेल्मिया क्या होती है, देखिएगा जो आपके पास पर्टिकुलरली आई बॉल होती है वो आई बॉल ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उसकी बल्जिंग होना शुरू हो गई है या प्रोट्रूडिंग होना शुरू हो गई है और आई सॉकेट से बाहर आना शुरू हो गई है आपके पास आई बॉल।
तो आपके पास ऐसे पर्सन जो है बहुत ज्यादा फियरफुल लुक देते हैं, ऐसा लगता है वो डराने के लिए आपके पास आए हैं। तो अगर ऐसी कुछ पर्टिकुलर आपके पास उसके सिम्टम्स हैं और साइन में आपने अगर ये चीज देखी है कि बल्जिंग ऑफ द आई बॉल हो रही है, तो इसका मतलब है उसको एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर है, या ग्रेव्स डिजीज है, या बेस्डो डिजीज है, या थायरोटॉक्सिकोसिस है, व्हिच इज ड्यू टू हाइपरथायरोडिज्म ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। क्लियर हो गई जी। उसके बाद लास्ट पार्ट आती है जिसको हम कहते हैं प्लमर्स डिजीज। तो ध्यान दीजिएगा, प्लमर्स डिजीज में क्या हुआ, इन दिस डिजीज थायराइड ग्लैंड डज नॉट शो इवन ग्रोथ, but there become small tumors all over the thyroid just like buds. It is being termed as the toxic edema। देखिए एक इंपॉर्टेंट है, ये प्लमर डिजीज में होता क्या, देखिए क्या हुआ, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन आपके पास वहां पर कुछ सेल जो है उनकी आपके पास माइटोटिक एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा होनी शुरू हो गई है, और आपके पास थोड़े थोड़े आपके पास पर्टिकुलर बड लाइक अपीयरेंस जो है वो थायराइड ग्लैंड पे ऊपर आपको नजर आना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके पास थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम प्लमर डिजीज कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर आपके पास बड लाइक अपीयरेंस आपको नजर आ रही है, इसको हम टॉक्सिक एडिनोमा कहना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक बार एम्स के अंदर कि प्लमर डिजीज से आप क्या समझते हैं। तो प्लमर डिजीज इज नथिंग बट कि आपके पास यहां पर थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी। थायराइड ग्लैंड की जब आपको ग्रोथ नहीं नजर आएगी, तो आपके पास जो माइटोटिक एक्टिविटी है कुछ एक जगहों पर आपके पास थायराइड ग्लैंड के अंदर वो आपके पास जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाती है, बड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास ये प्लमर डिजीज आपके पास फॉर्म होती है। क्लियर हो गई जी, चलेगा। नेक्स्ट दूसरे सेल थे जिनको हम पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं या सी सेल्स कहते हैं। तो देखिएगा, ये जो सेल्स होते हैं ये कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन आपके पास बनाकर देते हैं। इन सेल्स के अंदर किसी भी आयोडीन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये कैल्सिटोनिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है, ये आपको ध्यान देकर चलना है। और कल हमने जब पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो मैंने ये कहा था कि दोनों हार्मोन, दैट इज द पैराथायरॉइड हार्मोन एंड द थायरोकैल्सिटोनिन, दे आर वर्किंग एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन योर बॉडी। तो ध्यान दीजिएगा कि थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो रिड्यूस करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम इन द यूरिन, thus reduces the number of calcium ions in the extracellular fluid. Second, it enhances the deposition of the calcium in the bone, thus making the bones solid and the strong. And this hormone is basically antagonistic to the Kulip's hormone or the parath hormone. अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक चीज के बारे में बताया था कि पैराथ हार्मोन तभी आपके पास पैराथायरॉइड ग्लैंड से आपके पास सिक्रीट होगी जब ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब आपके पास पैराथ हार्मोन तब बॉडी रिलीज करना शुरू करेगी इन पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से जब ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर आपके पास जरूरत से ज्यादा कैल्शियम की आपके पास मात्रा हो जाएगी। तो जरूरत से ज्यादा जब बॉडी के अंदर मात्रा हो जाएगी कैल्शियम की, तो बॉडी को उसको क्या करवाना है, कहीं ना कहीं उसका लॉस करवाना है। तो लॉस कैसे करवाया उसने, यूरिन के थ्रू आपके पास कैल्शियम का बॉडी से लॉस करवाने की कोशिश करेगी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपके पास कैल्शियम कहीं ना कहीं ब्लड या सीरम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर अवेलेबल है उसको बोन्स के अंदर आपके पास डिपॉजिट करवाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्सिटोनिन जो है वो आपके पास में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है एज कंपैरिजन टू दी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी।